पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइकुंठ हॉल फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं 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 नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। असहिष्णुता पर आमिर का विरोधियों को करारा जवाब, देश छोड़ने का इरादा नहीं, देश से मुझे बेइंतहा मोहब्बत, बयान पर अब भी कायम। संसद का शीतकालीन सत्र चलाने को लेकर पसीना बहा रही सरकार, लगातार बैठकों का दौर, कांग्रेस ने दिया काम रोको प्रस्ताव, असहिष्णुता पर चर्चा को सरकार तैयार। बेंगलुरु में स्टूडेंट्स के बीच फंसे राहुल, स्वच्छ भारत अभियान को राहुल ने बताया नाकाम, लेकिन छात्राओं ने बताया कामयाब। पंजाब में सियासी मुद्दा बनी नशाखोरी, आप नेता भगवंत मान की सुखबीर बादल को डोप टेस्ट की चुनौती। अभद्र बोल पर फंसे बीजेपी विधायक ओपी शर्मा, आपकी महिला विधायकों का विधानसभा नहीं जाने का ऐलान, बीजेपी से कार्रवाई की मांग। पीटर मुखर्जी से शीना बोरा मर्डर केस का राज जानने में जुटी सीबीआई, लेकिन पीटर नहीं कर रहे जांच में सहयोग। तंगधार के तीनों आतंकी हमलावर ढेर, हमले में जेसीओ समेत एक नागरिक शहीद, जैशे मोहम्मद ने ली हमले की जिम्मेदारी। और नागपुर टेस्ट के पहले दिन नाकाम रहे भारतीय बल्लेबाज, 215 रन पर सिमटी टीम इंडिया, भारतीय स्पिनर्स ने अफ्रीका को दिए 2 झटके। तो मोदी के लिए क्या अग्निपथ साबित होने जा रही है संसद का शीतकालीन जो सत्र है, क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए अग्निपथ साबित होगा? इस पर हमारी बहस लगातार जारी है। सीधा सवाल यही है कि क्या संसद का शीतकालीन सत्र ठीक तरीके से चल पाएगा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? इस बहस की वजह यह है कि पिछले मॉनसून सत्र में जिस तरह से हंगामा हुआ और जिस तरीके से कई मुद्दों पर सारा विपक्ष एक हुआ, उससे यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या शीतकालीन सत्र चलेगा या हंगामे में बर्बाद हो जाएगा। मॉनसून सत्र कैसा रहा यह भी हम आपको बता देते हैं। यह डेटा आपके सामने है। 17 बैठकों में केवल 22 घंटे ही काम हो पाया मॉनसून सत्र में। लोकसभा में केवल 6 बिल पास हो पाए, यानी मॉनसून सत्र किस कदर हंगामे की भेंट चढ़ा आप देख सकते हैं। हंगामे में 131 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। सभी अहम बिल राज्यसभा में लंबित हैं और हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो रहा है, अब तो चलने दीजिए संसद। नहीं, संसद चलना और चलाना ये सबका हमारा सबका कर्तव्य है और हम लोग इसको दिल से चाहते हैं। हाँ, लेकिन आज जो सरकार की लोकप्रियता घट रही है उसका कारण, लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि हम हर तरह की बहस के लिए तैयार हैं। आप आइए बहस कीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूं कि शुरू से ही चुनाव के पहले जो वादे हुए थे, चुनाव के बाद जो सरकार में आने के बाद जो वादा हुआ, उस सारी चीजों से सरकार पीछे हट रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब तक शांति नहीं होगी यह सीरीज शुरू नहीं होगी। अभी 4-6 दिन पहले हमने टीवी में देखा कि अब वह भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट पक्का हो गया, उस पर मोहर लग गई है। क्या मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जब से यह है तब से कोई सप्ताह गया है जिसमें हमारे भारतीय सेना के जवान और ऑफिसर्स नहीं मारे जा रहे हैं? बॉर्डर पर हमारी जिम्मेदारी सब हम दे रहे हैं। हमारे सेना के सेनाध्यक्ष भी बोलते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी बोलते हैं कि सबका कारण पाकिस्तान है और वहीं से सारा प्रायोजित ये सारी घटनाएं घट रही हैं। आज भी, कल भी घटना घटी है, हमारा कर्नल मारा गया है। क्या खास बात हो गई कि क्रिकेट एसोसिएशन में, जिसमें कि भाजपा के हमारे युवा सांसद हैं अनुराग ठाकुर,
बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, कौन सी ऐसी वातावरण कौन सा बदल गया कि उन्होंने यह फैसला ले लिया कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट होगा। ये मैं जानना चाहता हूं और आपसे बताना भी चाहता हूं कि आज ये तमाम सारे मुद्दे चुनाव के पहले से लेकर आज तक, जिस पर सरकार, कभी भाजपा अध्यक्ष कहते हैं चुनावी जुमला है इसलिए काला धन का 15 लाख हम नहीं आएगा, ये तमाम सारी चीजों पर जब पलट रहे हैं तो ये वातावरण, जैसे भाई अतुल कुमार अंजान ने कहा कि हमारा इस ठंडक के मौसम में माहौल गर्म किया गया है। उनके सांसद, उनके मंत्री, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, मंत्री और सांसद कुछ और कहते हैं। जब हर चीजों से पलट रहे हैं तो क्या हमारा कर्तव्य है डेमोक्रेसी में हम अपनी बात को, उसको विरोध के रूप में हम वही काम करें जो भाजपा ने पीछे अभी हमको रास्ता दिखाया है? मैं आपसे यही जवाब जानना चाहता हूं। ठाकुर साहब, ऐसे में तमाम कैसे आप पास करवाएंगे संसद से, जबकि कांग्रेस का ऐसा रुख है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीएसटी पास ना होने देना कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। ये वित्त मंत्री कह देते हैं हमको बातचीत के लिए बुलाया नहीं जाता, अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। अगर विपक्ष सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा है तो कैसे निपटेंगे, कैसे तमाम अहम बिल पास करवाएंगे आप संसद से? जब इसी रास्ते पे वो पार्टी में आप विपक्ष में थे तो यही रास्ते पे चलते थे। आज हम विपक्ष में रह के उस रास्ता को खराब हो गया, ये कहां से बात प्रजातंत्र में लागू होगी? जी, विपक्ष जो भी बात उठा रहे हैं, मेरा निवेदन होगा उनसे भी और जो हमारे सरकार में लोग हैं कि विपक्ष से बातचीत करें, पूर्ण रूपेण बातचीत करें, या बातचीत करके इस समस्या का समाधान करें। लेकिन ठाकुर साहब, मुद्दा ही सारा यही है कि विपक्ष की नहीं सुनी जा रही। राहुल गांधी ने तो आज यहां तक कहा कि संसद में जब हमारे सांसद बोलते हैं तो उनके माइक्स ऑफ कर दिए जाते हैं। संजय जी, मानेंगे आप ये बात? बिल्कुल सही बात नहीं, कभी नहीं, ये एकदम नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसको जो बोलना है एकदम गलत है। नहीं, संजय जी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अली अनवर साहब, लेकिन ऐसे माहौल में संसद चलेगी कैसे? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, सरकार की तरफ से, देखिए, सरकार की तरफ से पूरी कदम उठानी चाहिए, सरकार से पूरी कोशिश होनी चाहिए, ये सरकार का काम है। और हम समझते हैं कि विपक्ष का भी काम है, उतना ही काम है। अगर नहीं संसद चलेगा तो देश का नुकसान होगा जी, और पूरे देश के लोग देखेंगे, जज करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो दोष होगा उसको सजा देंगे। जिम्मेवारी सरकार की है, यहाँ पर हम मानते हैं जी, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। अली अनवर जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? अगर ये सदन चला होता, नहीं, हमको बोलने दीजिए, विपक्ष का भी काम एडमिट रुख नहीं होना चाहिए। विपक्ष को भी बात के लिए बैठना चाहिए, सरकार को भी बैठाने की कोशिश करना चाहिए। दोनों लोग अगर बैठेंगे तो संसद चलेगा। अली अनवर जी, एक बात, दो बात हम कहना चाहते हैं। एक तो छोड़ दीजिए अपोजिशन का, तो एक है, हम तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये अपने एलाई पार्टियों को, अपने जो मार्गदर्शक मंडल है उसको मूक दर्शक मंडल बना दिया है। उनसे भी सलाह नहीं ले रहे हैं। ये सीपी ठाकुर जी और भोला सिंह से भी सलाह नहीं ले रहे। सलाह देने वाले और बोलने वाले तो गिरिराज सिंह जी हो गए, गिरिराज सिंह जी हो गए हैं। तो हम तो समझते बोले या ना बोले सीपी ठाकुर जी, लेकिन इनको भी जिस तरह से आचरण कर रही है सरकार, इनको, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको भी बुरा लग रहा होगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं अब्बास साहब, या दूसरे लोग जो सवाल उठाते हैं कि देखिए हर चीज को आप पैसे के रूप में मत आंकिए कि इतना नुकसान हुआ, इतने रुपये का सदन नहीं चला। हमारा कहना है, देखिए पैसा का, सिक्के का, करेंसी का इजाद इंसान ने अपनी सुविधा के लिए किया। अगर पैसा सब चीज पर सर पर सवार हो जाए तो नाश हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं या बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि क्या बगल में, हमारे दिल्ली के बगल में हरियाणा में दूधमुहे बच्चे, दलितों के बच्चे को जिंदा जलाया जाए? और क्या आप अपोजिशन से अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग मूक दर्शक बने रहे, हम लोग खामोश बने रहे? हम लोग इस सवाल को उठाएंगे नहीं। आप 112 रुपये, 200 रुपये किलो अरहर की दाल बेचे, लोग मर रहे हैं, किसान रोज। अतुल अंजान जी, आपसे आप जानना चाहेंगे, आज भी जिस तरह का स्टेटमेंट आया, वेंकैया नायडू सामने आए, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अरुण जेटली को यह जिम्मा सौंपा है, वित्त मंत्री को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वो विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश करें। कहीं ये आन की बात तो नहीं हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक खुद सामने आकर समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, एकमत करने की नहीं कोशिश करते हैं विपक्ष को, तब तक सत्र नहीं चलेगा। क्या ऐसी स्थिति बन गई है? क्या मैं बात साहब एक बात कह रहा हूं, ऐसी है। मैं बहुत से लोगों का भाषण सुन रहा हूं जी। एक हमारी लोकसभा की स्पीकर ने
सुमित्रा महाजन जी। जी, मैं कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया कि सांसद अपने आचरण का पालन करें। आप क्या मावलंकर की आत्मा आपके अंदर आ गई है क्या? और आपका कितना बड़ा कद है जो आपकी बात को सुन ले। आप जब विपक्ष में थी तो आप क्या करती थी? आप वेल में कूद जाती थी। आज आप बात नहीं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। और प्रधानमंत्री जी, और आपने कहा 132 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जी, ताबड़तोड़ मीटिंग प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर 34 सभाएं की, उसका खर्चा किसके ऊपर गया? देश का गया, देश के खजाने से गया। 40 मीटिंगें बिहार के चुनाव में हुई, प्रधानमंत्री का सारा खर्चा कौन देता है? देश करता है। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने देश के पैसे का इस्तेमाल करके आपने अपने 28 साल के सहयोगी से निपटने का काम महाराष्ट्र में किया और पराजित हो गए। 1.5 महीने तक सरकार नहीं चली, संसदीय कार्य ठप हो गया। आप कहते हैं आपकी बड़ी बड़ी इज्जत है, आप तो वहां चुनाव हार गए। गुजरात के लोकल बॉडी के चुनाव में इनके सारे लोग लगे हुए हैं, मंत्री आधा महाराष्ट्र में आप हार गए। आप जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव में हार गए और आपने एक ऐसी पार्टी के साथ समझौता किया। आजादी के 60 साल में जितनी बार पाकिस्तान के झंडे श्रीनगर के चौक पर लहराए गए, उससे 50 गुना ज्यादा ये पिछले 14 महीने में लहरा दिए गए। आईएस के झंडे लहरा दिए गए। आप क्या कर रहे हैं? और आप उस सरकार के साथ बैठे हैं, उसका मुख्यमंत्री तमाम आतंकवादियों को जेल से छोड़ रहा है। सावंत जी, जिस मुद्दे का जिक्र अंजान साहब कर रहे हैं, उसको भी मुद्दा खूब बनाया गया कि घाटी में ये हो रहा है, घाटी में आईसिस के झंडे लहराए जा रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आप ही की सरकार थी वहां पर। प्रधानमंत्री जी ने देश का पैसा दुर्भावना के साथ खराब किया। आपसे मेरा मतलब आपके सहयोगी की सरकार आपने बिहार में जिस तरह का भाषण सावंत जी, जवाब दीजिए। सरकारी पैसे से, सावंत जी, लगता है मैंने सरकारी पैसों से सेट कर दिया जाएगा, डीएनए टेस्ट किया जाएगा। हाँ। आप ये सब भाषण कर रहे हैं एक प्रधानमंत्री की हैसियत से। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री के पद की इतना अवमानना की जाए। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपसे समीर अब्बास जी कि इस सत्र में अगर सत्र चलेगा तो यह जवाब दीजिए कि पिछले सत्र में आपने क्या किया था और अब तक आपने क्या किया। सावंत जी, मुझे लगता है संजय सिंह साहब ने एकदम सही बताया कि उनका रवैया क्या होगा। वो आखिर उन्होंने बता दिया कि हम चलने नहीं देने वाले हैं। वो होता क्या है कि ये राजनीति चल रही है भाई, उनके दिमाग में भी वही है। जब हम सरकार में थे तो इन्होंने हमें कारोबार करने नहीं दिया, अब आप बैठे हो, हम भी आपको। लेकिन अगर वो सत्र चलने नहीं देंगे तो जिम्मेदारी इस बार आपकी होगी, सत्ता में आप बैठे हैं। ऐसे देखो, उसमें दो बातें आती है। अब हो गया, उन्होंने वेंकैया नायडू साहब ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं। हाँ। अब उन्होंने क्या कहा कि प्रश्नकाल को छोड़कर बंद करके शुरू करें। अब वहां फिर दोबारा हो जाएगा। वो कहेंगे प्रश्नकाल 1 घंटे का है, पहले प्रश्नकाल होने दो, फिर बहस की चर्चा करते, बहस करते। अब ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, प्रश्नकाल को बाजू रखो, बहस शुरू करो। अब इसमें संघर्ष होता है, इन तकनीकी मुद्दों पर संघर्ष होता है और उसके ऊपर। लेकिन एक सम्मानित घटक दल होने के नाते, सहयोगी होने के नाते, आप क्या नरेंद्र मोदी को यह सलाह देंगे कि अब उनको खुद आगे आना होगा समझाने बुझाने के लिए? पटक दल बना दिया, पटकते रोज। नहीं, हम सलाह देने वाले इतने बड़े नहीं, लेकिन हम भी एक अलग पार्टी है। नहीं, सलाह तो आप वैसे आपके नेता उद्धव ठाकरे सलाह तो खूब देते हैं, जम के सुनाते हैं। एक मिनट, अभी जैसे संजय सिंह साहब ने क्रिकेट की बात की जी, हमने वो भूमिका ली। हमने तो उसके आगे जाकर एक बात की कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड में कहा कि जो राष्ट्र दहशतवाद को संभाल रहा है, पोष रहा है, ऐसे राष्ट्रों को बहिष्कृत करना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान क्या माहौल बना दिया, ठीक कर दिया, बन गया कि क्रिकेट शुरू करना है? तो हमने कहा ना, हमारा सामना जो मुखपत्र है उसके ऊपर तो हमारे इतने सारे सवाल। अभी कल की जो असहिष्णुता की बात है, सामना ने अपनी भूमिका रखा है, लेकिन आपकी बात को प्रधानमंत्री आपका सामना नहीं करते। अतुल जी, मैं आपको बताता हूँ, अकाल की बात आई, हमने शिवसेना भूमिका ली। तुअर दाल की बात आई, शिवसेना सरकार की तरफ भी रुकती नहीं है। हम खुद पार्टी करके जाते हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। हम खून दे रहे हैं, अपना खून भी दे रहे हैं, बांट रहे हैं। 10-10 हजार रुपए हर किसान को हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने दे दिए। सरकार की नहीं इंतजार किया, हमने तो सरकार को कहा था कि अकाल घोषित करे, सरकार अकाल ठाकुर साहब। लेकिन अब तक सवाल यही उठ रहा है, जो बहस है उसका भी लबोलुआब यही निकल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आगे आना होगा। नहीं तो ठीक है, प्रधानमंत्री भी आएंगे। ये थोड़े है कि प्रधानमंत्री की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है तो आएंगे क्यों नहीं। पहले जो
नहीं, लेकिन आज ये साफ कह दिया गया है कि अरुण जेटली का काम होगा लोगों को समझाना बुझाना, विपक्ष को समझाना बुझाना, और मुझे लगता है ऐतराज यहीं पर है, ये आम की बात बन चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा अरुण जेटली विद्वान आदमी है, वो मंत्री हैं, अब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट को कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाए हुए हैं, वो भी बात करेंगे। वेंकैया जी भी बात करेंगे, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बात करेंगे। ऐसा थोड़े है कि प्रधानमंत्री विपक्ष से बात करेंगे। ठाकुर साहब, राहुल गांधी साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी का जहां तक सवाल है, जीएसटी को लेकर कांग्रेस की कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी उन समस्याओं को, उन आशंकाओं को सुनने का काम नहीं किया गया, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। मानेंगे आप इस बात को कि ऐसा हुआ है, गलती हुई है? हमको इसकी जानकारी तो नहीं है कि कोशिश करने पर प्रधानमंत्री से हम बात कर सकते हैं कि इसको अगर उनके बात करने से अगर संसद चले तो चला देना चाहिए, देश हित में चलाना चाहिए। आपको लोग बागी भी मानते हैं, बैरागी भी मानते हैं। एक दिन का ही टाइम, 2 दिन का ही टाइम हो, लेकिन देश हित में जो काम है वही करना चाहिए। संजय जी, ऐसे में क्या होगा? नहीं, ऐसे में क्या होगा, देखिए मैंने पहले शुरुआती दौर में कहा कि संसद चलाने का काम जिम्मेदारी सरकार की है, दोनों विपक्ष भी मिलकर के चलाते हैं। हाँ। लेकिन उसमें सरकार को विपक्ष के किसी लेवल पे तो आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा, आपस में एक माहौल बनाने की एक कोशिश करनी पड़ेगी। आज जो हर तरह से चारों तरफ सरकार ने ही वातावरण बिगाड़ रखा है, पार्टी के ही लोग हर मुद्दे पर, कहीं पर कोई दक्षिण को कोई मिसाइल आ रही है, पश्चिम से कोई, पूरब से कोई, इन सारी चीजों पे पहले प्रधानमंत्री जी को अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा और एक मैसेज देना पड़ेगा विपक्ष के सामने कि हम इंपॉर्टेंट इश्यूज पर आपके साथ हैं और 19-20 मिल करके इसको सुलझाएंगे। लेकिन संजय जी, एक आरोप सरकार की तरफ से ये लगता है कि जीएसटी को आप लोग इसलिए पास नहीं होने देना चाहते क्योंकि इससे विकास की रफ्तार पर चल निकलेगा देश। नहीं, विकास का रफ्तार अगर चलना होता तो बिहार में दूसरा रिजल्ट होता, दिल्ली में दूसरा रिजल्ट होता, और तमाम सारे आज मध्य प्रदेश में भी जो बाई इलेक्शन हुआ उसका दूसरा रिजल्ट में। आज आपको अपने आज बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ। चुनाव के पहले आपके बोलने से काम चलता, लेकिन आपके करने से अब काम चलेगा। जब आप सरकार में है, आप करना अगर शुरू कर देंगे, माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा, संसद चलने लग जाएगी। ये जोश इसलिए भी ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि बिहार में आप जीते हैं, रतलाम सीट भी आप जीत गए, इसलिए और ज्यादा मुश्किल है मुझे लगता है बीजेपी। संजय जी, देश भयंकर सूखे की चपेट में है। नहीं, बिल्कुल सही है। 212 ब्लॉक पूरे के पूरे तेलंगाना के सूखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 64 जिलों के अंदर सूखा है। लगभग 27,500 करोड़ का धान किसानों का तबाह हो गया। मध्य प्रदेश की स्थिति है, और ये प्रधानमंत्री जी 5 पैसे नहीं, महाराष्ट्र के अंदर कोई अभी भारत पानी पीने का संकट है, बिल्कुल 1 पैसा आप इधर रंजन जी, ऐसे में तो और ज्यादा जरूरी है कि संसद का सत्र चले। कोई रिलीफ संसद अगर चलाना है तो प्रधानमंत्री जी अफ्रीका के देशों के नेताओं की मीटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आसियान में जा रहे हैं, अच्छी बात है। छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। देश का पैसा लगाकर सारे विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए गायक वायक इकट्ठा करके बुलवा रहे हैं, अच्छा काम है। लेकिन देश के संसद के साथ साथ देश के जहां उन राज्यों का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, इन किसानों को बुलाइए, इनके मुख्यमंत्रियों को बुलाइए, चर्चा कीजिए। भयंकर सूखा है, और अपनी पार्टी से कहिए, जो पंजाब में सरकार है, ये 2000 करोड़ रुपए का, ये जो अकाली दल और बीजेपी का मिल करके ये जो ड्रग्स का धंधा है, इसको बंद करें। इससे देश का अनजान साहब, आपने कहा प्रधानमंत्री जी अपनी छवि विदेशों में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश की छवि कर नहीं रहे, बाजा बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे आवश्यक है कि देश में छवि पहले ठीक हो इस सरकार की। देश में यहाँ पर क्या किसानों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का, इनका सबका मामला, ये सब ठीक हो। आपका ही सवाल जो आप करते पक्ष और विपक्ष का, जो सरकारी पक्ष है वही उसके सांसद जब विपक्ष की भूमिका निभाने लग जाए, बिल्कुल सही, तो विपक्ष पर क्या हमला करना। अली अनवर जी, लेकिन ऐसे में कहीं जनता के बीच ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा कि विपक्ष रोड़े अटकाने का काम कर रहा है और जो जनता के फायदे के बिल हैं वो पास नहीं होने दिए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये आरोप लगातार लगाए जाएंगे अगर संसद ठप हुई। देखिए, पिछले सत्र में भी यही आरोप लगा था जी, लेकिन उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया,
अब इस बार हौसले और बुलंद हैं आप? नहीं, हौसले नहीं, लोग परेशान हैं। हाँ। लोग परेशान हैं। हाँ। आप बिहार में आधा कैबिनेट आपका जाकर के 1 महीने तक डेरा डाले रहा। और ठीक कहा अतुल कुमार अंजान जी ने कि आप सूखा पड़ा हुआ है मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में, आप उसकी कोई खोज खबर ले नहीं रहे हैं, किसानों की मदद कर नहीं रहे हैं। कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है जबकि अखबारों में ये खबर नहीं छपती हो कि फला जगह इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। एक दिन भी ऐसा बाकी नहीं जाता। अरे जी वो देश के कृषि मंत्री का बयान जो संसद में वही बता दीजिए, आत्महत्या क्यों करते हैं? हमारे महाराष्ट्र में 945 लोगों ने आत्महत्या की। अरे वो आपके कृषि मंत्री जी कहते हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, अभी वो प्रेम प्रसंग में आत्महत्या कर रहे हैं। तो सावंत साहब ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। इस देश की एक किसान की बेटी बस का पास के लिए किराए के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए आत्महत्या बेटी नहीं करती। हाँ, तो वो कह रहे हैं किसान सावंत साहब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना, फिर असहिष्णुओं को छोड़ो, किसानों की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे दो। तो असहिष्णुता का मुद्दा आपकी तरफ से क्यों इतना हवा दिया जाता है? शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों सड़क पर आ जाते हैं जब भी कोई कुछ बोल देता है? तो इतने बड़े बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं, आपके वो तो आप करते ही ना, हमने तो रोका ही नहीं कभी, वो आज भी शुरू है। मैंने अभी बताया ठाकुर साहब से आपके माध्यम से एक हम सवाल पूछना चाहते हैं। आज ही के अखबारों में एक खबर छपी है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने, राम नाईक साहब ने यह कहा कि बिहार के लोग इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन जा करके अमेरिका में, दूसरे देशों में, अस्पतालों में वो झाड़ू और पोछा लगाने का काम करते हैं। इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, इस तरह से गाली देने का काम। मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हूं अनवर जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। श्री राम नायक जो महामहिम राज्यपाल हैं, जिस दिन से आए हैं, आप ही के राज्य के हैं सावंत जी, लेकिन ये गवर्नर लायक नहीं है। ये संघ के कार्यकर्ता बन गए हैं, आरएसएस के। ये सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं, ये विभाजनकारी काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन 50,000 लोग इकट्ठा होकर राजभवन को घेर कर कहें कि हमें हटाना पड़ेगा ऐसे गवर्नर को। राष्ट्रपति जी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे गवर्नर को वापस करना। ठाकुर साहब आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत मैं आपका सम्मान करता हूं। ईमानदारी से चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब दें। बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं असहिष्णुता को लेकर, आपको लगता है कहीं ना कहीं उन स्टेटमेंट्स की वजह से आज सरकार के लिए और ज्यादा मुसीबत वाली स्थिति बनी है? एक चीज और इसमें हम जोड़ देते हैं कि राम नाईक साहब ने यह भी कहा है कि देश में जितने पेंशनर हैं वो देश के लिए बोझ बने। बहुत सारे विवादित बयान है उनके, ये बहुत और भी नेताओं के हैं। ठाकुर साहब ये मानसिक ईमानदारी से जवाब मैंने देखा नहीं इसको। मानसिक विकलांग एक आचार्य जी को जो पेंशनर वाली जो बात है जी, वो मैंने देखा नहीं। अखबार में हो सकता है दिए हों, लेकिन देखिए न पेंशनर देश के लिए बोझ है, न उसका पेंशन देश के लिए बोझ है। एक प्रक्रिया है जो चली आ रही है और सरकार का दायित्व बनता है कि उसको दे। सरकार अपनी आर्थिक नीति को ऐसा रखे जो ये सब बोझ तो उठाना ही पड़ेगा। अकाल पड़ा हुआ है तो उसमें मदद करना हर सरकार का काम है। उसको कोई सरकार उसे पीछे नहीं हट सकती। कैसे ये अकाल नहीं पड़े इसके लिए भी समाधान ढूंढना सरकार का ही काम है। तो ये सारी बात तो बहुत ही ठीक है और हम समझते हैं कि इसको पार्लियामेंट में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। गवर्नर इस तरह की नहीं, अगर आप भाजपा के एमपी की तौर पर बात नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी। आज तो आप राम किंकर उपाध्याय की तरह रामचरितमानस का कथावाचन कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? आप बोलिए सरकार से। ठाकुर साहब सवाल तो सरकार हम लोग सवाल तो यही है ना कि अकाल और सूखे से इंपॉर्टेंट इशू ये असहिष्णुता कैसे हो जाता है? किसी ने भी कुछ बयान दे दिया, फट से लपक क्यों लिया जाता है उसको? राजनीति क्यों हावी हो जाती है? बिहार में भी बहुत सूखा का असर पड़ा है। कहीं धान की खेती नहीं आपकी जिम्मेवारी है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आइए आप वहां से जाओ भी, आप आइए ना। पोछा और सिंह साहब हैं, सब लोग मिलकर करिए, हम लोग मिल करके करिए पोछा लगाएं। नहीं, हमको आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना भाजपा स्वयं प्रयास कर रही है। चलिए ये आखिर वक्त आ गया है इस बहस को खत्म करने का और सावंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ठाकुर साहब अब आपसे सवाल होंगे जी। सावंत जी आपसे जानना चाहूंगा, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है, सरकार को घेरने के मूड में है और इस स्टूडियो में जो बहस हो रही है वो ये साफ कर रही है, कैसे निपटेंगे आखिर में बताएं। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, संवाद की बात है।
हाँ, अगर जो तो संवाद ही तो बात नहीं हो रहा, वेंकैया नायडू जी ने की है, अगर वो बात हो रही है, उनसे बात होगी, अगर वो संवाद हो गया और चर्चा शुरू हुई, बहस शुरू हुई, तो मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति आ जाएगी। और अगर बहस शुरू हुई ना, तो ये सारा जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो उसमें से आपको अच्छा अंजाम मिलेगा कि बहस शुरू हुई, लोगों ने हर विषय पर चर्चा हुई, किसानों को न्याय मिला, असहिष्णुता के बारे में भी चर्चा हुई, उसके ऊपर भी उत्तर मिला, ताकि जाके जनता का जो पैसा खर्चा होता है, समय खर्चा होता है, खास करके आज मुझे अगर प्राथमिकता लगे तो दो चीजों की प्राथमिकता लगती है मुझे, कि किसान, दूसरा टेररिज्म। बिल्कुल ठाकुर साहब, आखिर में आखिरी जवाब आपसे, इस बहस को हमें खत्म करना है। सिर्फ बहस के लिए नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है ठाकुर साहब कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए जी। सरकार को भी पूर्ण रूपेण परिश्रम करना चाहिए, सब लोगों से बातचीत करना चाहिए, बातचीत का एक रास्ता अपोजिशन को भी उसमें शामिल होना चाहिए, और सब दोनों आदमी के मिल करके लोकसभा में सारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और अतुल अंजान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद सावंत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय सिंह जी, अली अनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन इस स्टूडियो में जो तमाम सांसद मौजूद हैं, वो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार के खिलाफ एकजुट है। ऐसे में शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, और जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकार की है कि वो संसद सत्र को सुचारू ढंग से चलाए। इस बहस में सीधा सवाल में मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. वो वाला खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं, और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।